अमित आपका परिचय, आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर तुपेर स्वामी। हम कर्नाटक के रहने वाले हैं। मैंने MBBS MD किया है, MD, और मैं डॉक्टर वृत्ति में डॉक्टर हूँ प्रोफेशन। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं काम करने की इच्छा रखता हूँ, और मेरा रिश्तेदार सब भारतीय जनता पार्टी में है, और मैं भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। और मैं जाके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं जाके मिल रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी संगठन में मैं कार्य ले रहा हूँ। और आज मैं कश्मीर के मुद्दे के बारे में बात करना है। कश्मीर के मुद्दे में, कश्मीर देखिए, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिन्होंने इतना हमारे देश के लिए इतना किया है, जिनकी वजह से आज पश्चिम बंगाल भारत देश में एक अखंड भारत में एक हिस्सा है। ऐसे ही मैं मानता हूँ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नायकत्व में आज भारत देश, अखंड भारत, विश्व में एक अच्छा नाम कमा रहा है। पूरे विश्व में 100 करोड़ का देश है, पूरे विश्व में एक अच्छा कार्य कर रहा है। इसका मूल श्रेय मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं, और भारतीय जनता पार्टी को देता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा काम कर रहा है। देखिए, एक देश में दो निशान, दो संविधान, दो प्रधान नहीं चलेगा। ये जब से 1948 से चालू हुई, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये आंदोलन चालू किया, और हमारे भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत में हमको राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित, जनहित के बारे में कार्य करने के लिए हमको सिखाया जाता है। मैं इतना बोल सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर को भारत का एक अविभाज्य अंग मानता है, और पूरे भारत देश की जनता जम्मू और कश्मीर भारत का एक अविभाज्य अंग था, भारत का एक अविभाज्य अंग है, और भारत का एक अविभाज्य अंग रहेगा। और चाहे वो धारा 370 और को हटाने के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार जब भी सत्ता में आए, उसके ठीक बाद, मतलब 5 अगस्त 2019 को वो धारा 370 को हटाने की वो उन्होंने मांग की है। उन्होंने वो एक अच्छा निर्णय लिया है। इसके लिए पूरे देश की जनता उनको बहुत बहुत बधाई देती है और अभिनंदन करती है कि इतना अच्छा, इतना बड़ा फैसला उन्होंने लिया, और भारत देश के हित में लिया। जम्मू और कश्मीर के लोग हैं को उनकी आस्था को भारत देश की आस्था से उन्होंने जोड़ा, और भारत देश में जम्मू कश्मीर को विशेष प्राधान्यता दिए गए। धारा 370 उसके मुताबिक कोई भी उधर जमीन नहीं खरीद सकता, कोई आदमी उधर जाके वो काम नहीं कर सकता, कोई आदमी जम्मू कश्मीर के लड़की से शादी नहीं कर सकता, कोई ऐसा था उधर। और उधर क्या बोलते हैं, उधर की जनता, उनका अलग झंडा है, वो भारत देश की जनता को नहीं मानते। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको
उन सब जम्मू कश्मीर लोगों की आस्था को भारत देश की आस्था से वो भी 70 साल के बाद जुड़ा है। और उनका मूल उद्देश्य इतना है, जम्मू कश्मीर के लोगों के हर घर में बिजली जाए, हर घर में गैस पहुंचे, और जम्मू कश्मीर की युवा जनता को अच्छा शिक्षण मिले, और जम्मू कश्मीर के हर गांव में खुशहाली आए, दलित पिछड़े लोग, किसान लोग, सबके घर में खुशहाली आए। इनका उनका यही है उनका मूल उद्देश्य। आज भी 24 तारीख को आज वो मीटिंग कर रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर के करीब 16 पॉलिटिकल पार्टियों के पास साथ उन्होंने मीटिंग कर रहे हैं। मैं इतना बोल सकता हूँ भाई और बहनों, ये डिलिमिटेशन होता है। अभी जम्मू इज अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी और लद्दाख इज अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी, कश्मीर इज अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख इज अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी एंड जम्मू इज अ स्टेट। ये प्राधान्यता स्टेट ओनरशिप दिया गया है जम्मू। इसके मुताबिक अभी डिलिमिटेशन होता है। डिलिमिटेशन मतलब वो एमएलए कंस्टिट्यूएंसीज को डिलिमिटेशन करने का, उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए मेरे ख्याल से वो चल रहा है मीटिंग। मैं इतना बोल सकता हूँ भाई और बहनों, उधर चुनाव होगा। चुनाव ये लोकतांत्रिक पद्धति में सबसे बड़ा उत्सव है, और जम्मू कश्मीर की जनता को एक अच्छा राजनीतिक नेता मिलेगा। युवा नेता, राजनीतिक नेता आएंगे। इस बार चुनाव जम्मू कश्मीर में होगा, और वो लोगों का भलाई के बारे में सोचेंगे। जम्मू कश्मीर 70 साल किसी 3 परिवारों का रोजी रोटी बन चुका था। जम्मू कश्मीर को आप कुछ भी पैसा दीजिए, वो लोगों तक नहीं पहुंचता था। डेवलपमेंट वर्क सब स्टॉप हो चुके थे। और जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं, उन्होंने एसीपी भेजा, उधर लोकायुक्त भेजा, सीपीआई भेजा, ईडी वालों को भेजा, और आज भी सेना उधर उपस्थित है। वो कार्याचरण कर रही है, वो कार्य रूप में है। और भारत देश, जम्मू एंड कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग था, है और रहेगा। और आज भी जम्मू कश्मीर में, मैं पिछले 7 साल से बोल रहा हूँ, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री हुए उसके बाद बोल रहा हूँ, करीब 4 टनल्स, मेरे ख्याल से 4 या 5 टनल्स उधर कंस्ट्रक्ट हुए। मतलब उधर स्नोफॉल होता है, जो जब विंटर के सीजन पे वो रोड ब्लॉक हो जाता है, उसकी वजह से टनल्स उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया। लद्दाख में भी उसको अटल बिहारी वाजपेयी टनल बोला जाता है। और जो एक टनल बना है वो करीब 500 मीटर का है, वो कश्मीर और जम्मू को कनेक्ट करता है। बहुत सारे टनल बन रहे हैं, डेवलपमेंट वर्क हो रहा है। इतना बोल सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर एक अच्छा काम चल रहा है जम्मू कश्मीर में, वो भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नायकत्व में, और पूरे देश वो देख रहा है। मैं इतना बोल सकता हूँ, आने वाले दिन में जो काम आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसको सुवर्णाक्षर में लिखा जाएगा, इतिहास याद रखेगा उसको। ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता। उन्होंने, जब हमने बोला धारा 370 हटाएंगे, भारतीय जनता पार्टी वाले, उन्होंने बोला खून की नदियां बह जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक पद्धति से, जुडिशियल तरीके से, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब मुताबिक हमने धारा 370 को हटाया। मैं इतना बोल सकता हूँ भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर में खुशहाली आएगी, जरूर आएगी। और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में आने वाले चुनाव में हर विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी में वो कंटेस्ट करेगा, और संपूर्ण स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अधिकार बनाएगा। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस हो, बजरंग दल हो, और एबीवीपी हो, और हमारा विश्व हिंदू परिषद हो, हमारे कार्यकर्ता पूरे जम्मू कश्मीर में वो रहेंगे, हर गांव में रहेंगे, उनका सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए रहेंगे, वो एक अच्छा काम करेंगे, इतना बोल सकता हूँ। और दूसरी मुद्दा आप बोल रहे थे, मतलब हमारे नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है हमारे लिए। भाई और बहनों, इतना बोल सकता हूँ, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 7 साल में
उन्हें कश्मीर का मुद्दा तो हमने हल कर दिया है। आज इतना गर्व से बोल सकता हूँ, आज ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स हो चुका है, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स। 1.5 ईयर्स के बाद ये इधर हम ये दिन देख रहे हैं कि कश्मीर में खुशहाली आई है, शांत है, और आने वाले दिन में और टेररिस्ट अटैक्स कम हुआ है, टेररिस्ट रिक्रूटमेंट कम हुआ है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, और लोग अशांति से रह रहे हैं। इसका मूल कारण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी के बारे में वो बात करते हैं, मतलब एक ही एक नेता है जिन्होंने सबके बारे में सोचा। मतलब उन्होंने प्रधानमंत्री अन्न योजना, पूरे देश में करीब 80 करोड़ लोग उसका वो फलानुभवी है। आज भी उनको 2 महीने का राशन दिया जाता है मुझसे सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री बीमा योजना, और वो है मतलब वो आप बैंक अकाउंट में 340 रुपए आपसे बैंक से कट हो जाता है बीमा योजना में। 2 लाख तक आप ले सकते हैं आपके, मतलब यू नीड नॉट कोविड हो या ना हो, लेकिन पक्का आपको वो बीमा मिल जाएगा। प्रधानमंत्री बीमा योजना के मुताबिक आपको वो बीमा मिल जाएगा। और तीसरा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स, कन्नड़ में बोलते हैं बीदी व्यापारी, स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में सोचा, उनको लोन देने के बारे में सोचा, उनको सीधा अकाउंट में, उनको रजिस्ट्रेशन होने का सीधा अकाउंट में पैसा जाता है स्ट्रीट वेंडर्स को, फार्मर्स को दे रहे हैं पैसा। पहले क्या होता था आपके टाइम में, मतलब आप पैसा देने के लिए रिश्वत देना पड़ता था, करप्शन था। अभी ऐसा नहीं, सीधा उनके अकाउंट में, किसान के अकाउंट में सीधा पैसा ट्रांसफर होता है। ट्रांसपेरेंसी हुआ, करप्शन कम हुआ पिछले 7 साल। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये शादी बाग मिलाया, मतलब, और ट्रिपल तलाक उसको कानून लाने से ज्यादा फायदा हुआ है मुसलमान कम्युनिटी को। कभी भी अभी देखिए प्रधानमंत्री अन्न योजना आया, मतलब हिंदू मुस्लिम उन्होंने नहीं किया, शादी बाग मुस्लिम लोगों को अच्छा के लिए किया। और हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम लाए। पहले हिंदुस्तान के पहले नेता हैं जिन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के बारे में सोचा, वो कार्यक्रम को कार्यरूप में लाया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने भारत की सुरक्षा के बारे में सोचा, भारत के सुरक्षा के, भारतीयों के सुरक्षा के बारे में सोचा। मतलब उन्होंने भारत देश में सर्जिकल स्ट्राइक बनाया। जो लोग आतंकवादी थे वो बॉर्डर पर रहते थे, उनका कैंप लगता था, उनका बंकर्स रहते थे, ऐसा था। और पाकिस्तान है वो नाटक करके ऐसा करता था। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक बना के भारत का सिक्योरिटी के बारे में सोचा, सुरक्षा के बारे में सोचा। अरे सुरक्षा सबको चाहिए होता है। हम भारत देश में हैं, भारत देश में रह रहे हैं, हमको सुरक्षा चाहिए। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने हर गांव में गैस पहुंचाया, हर गांव में मुफ्त में गैस पहुंचाया। इसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कालघट्ट में करीब मेरे ख्याल से अटल बिहारी वाजपेयी जी के कालघट्ट में वो बोलते हैं 40,000 किलोमीटर 40,000 किलोमीटर का रोड बना था, हाईवे। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कालघट्ट में बोलते हैं 50 से 60,000 किलोमीटर का हाईवे बना है, नेशनल हाईवे बोलता हूँ। ये चाहे बिहार में हो, या चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे गुजरात में हो, मध्य प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, सारे भारत देश के सारे गांव में नेशनल हाईवेज इंप्रूवमेंट हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, और नए रास्ते बने हैं। ये हमको सबको आदर प्रणाम। मेरा नाम है डॉक्टर त्रिपेंद्र स्वामी, हम कर्नाटक के रहने वाले हैं। आज मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ।
MBBS MD डॉक्टर। मैं आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नायकत्व में भारत देश में क्या क्या काम हुआ है उसके बारे में बताने आया हूँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो एक सच्चे दिल के नेता है जिन्होंने धारा 370 को हटाने की एक महत्वपूर्ण निर्धार लिया, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने हमारे राम मंदिर का फैसला संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक पद्धति से और न्याययुक्त में हुआ, उसका फल निकाला। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून लाया, उसका ज्यादा से ज्यादा फलानुभवी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को मिल रहा है। अरे हमारे देश के मुसलमान बेटियों को 3 बार व्हाट्सएप में तलाक दे दिया, उनका तलाक हो जाता था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में सोचा और इसके ऊपर कानून लाया। उन्होंने कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, सबके बारे में भलाई किया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में सबको धान्य दिया, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने प्रधानमंत्री बीमा योजना में सबको 2 लाख देने के लिए उन्होंने मांग की, और उन्होंने वो अभी चालू है स्कीम। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कोरोना के टाइम पे, कोरोना के समय पर लॉकडाउन का एक निर्णय लिया उन्होंने। अरे अमेरिका के जैसे बड़े बड़े देश ने लॉकडाउन नहीं किया, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन किया भारत देश में, भारत देश की जनता का सुरक्षा के लिए। और वो लॉकडाउन करने के बाद वो कोरोना के चेन कट करने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया। भाई और बहनों, इतना मान लो करीब 1 दिन लॉकडाउन करने से हमारे भारत देश को करीब 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान है। 1 दिन लॉकडाउन करने से हमने लॉकडाउन किया। भारत देश की जनता की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन किया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने भारत देश में सबको घर में खुशहाली लाने के लिए सबके घर में बिजली पहुंचाया, सबके घर में गांव-गांव में गैस पहुंचाया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने रिफॉर्म्ड फार्म लॉस, किसान लोगों के लिए वो लाया। अरे भैया, सुभाष चंद्र बोस जी बोल रहे थे कि जब तक हमारे देश का किसान को पास पैसा नहीं होगा, जब तक हमारे देश के किसान सुदृढ़ और शक्तिशाली नहीं बनेगा, भारत देश आगे नहीं बढ़ेगा। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये करके दिखलाया है, पूरे विश्व को बता दिया है भारत देश के किसानों के लोगों के पास पैसा रहेगा और रिफॉर्म फार्मूला से। अरे भैया, कुछ भी टेंशन नहीं है, उधर इतना ही है कि आप जो फसल आपने ग्रो किया है उसको आप कहीं भी बेच सकते हो, कितने भी पैसे को आप बेच सकते हो, और जो कोई भी आपको बिजनेसमैन आपसे एग्रीमेंट किया है उसका आपके जो फसल आपने ग्रो किया उसके ऊपर ही उसका अधिकार रहेगा, आपके जमीन पे ऊपर कुछ अधिकार नहीं रहेगा। और किसान को बहुत धोखा होता था। अभी देखिए, केरला राज्य में आज तक एपीएमसी काम नहीं कर रहा है। केरला राज्य में आज तक काम कोई इसके बारे में बात नहीं करता। ये दलाल लोग हैं जो लोग किसान लोगों के पैसा लूटते थे, उनको धोखा देते थे, उनको तकलीफ हो रहा है। किसान लोगों को कुछ भी तकलीफ नहीं है, किसान लोगों को ज्यादा पैसा मिलेगा और किसान लोगों के पास पैसा रहेगा। और याद रख लो भाई और बहनों, उनके कालखंड में क्या होता था, देश की जो तिजोरी गायब, देश की रोजगार, जनता का रोजगार गायब, कोयला गायब, ऐसा होता था उनका। अभी देखिए कहाँ भी आपको
फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, उनका लोन ऐसा हो गया। अभी ऐसा कोई समाचार आप पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं न्यूज़ में या पेपर में? इसका मूल कारण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने किसान के अकाउंट के सीधे अकाउंट में, उनके अकाउंट में पैसा डालने की उन्होंने एक स्कीम लाया। आज भी किसान संतुष्ट है। वो बोलता है किसान, उसको क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, याद रख लो भाई और बहनों, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने किसान लोगों के बारे में सोचा, क्योंकि उनको धोखा होता था। जब कोई भी वो बैंक में लोन लेते थे, 1 लाख का लोन लो, उधर 20,000 उनको बैंक वालों को दे दो, प्रोसेसिंग फी ऐसा, ब्राइब ऐसा, रिश्वत। अभी किसान क्रेडिट कार्ड है, वो सीधा उनके मतलब जस्ट लाइक एन एटीएम कार्ड वो रहेगा, किसान लोगों को क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, इसके मुताबिक उनको 1 रुपये का भी धोखा नहीं होगा। 1 लाख लोन लिया, पूरा 1 लाख उनके उसके क्रेडिट कार्ड में आ रहा है और किसान लोगों का भलाई हो रहा है। मैं इतना बोल सकता हूं भाई और बहनों, रिफॉर्म्ड फार्म लॉस, वो एक फार्म किसान लोगों की जिंदगी में वो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। भारत देश के किसान लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। हम क्या मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं, जो हम मार्केटिंग के फील्ड में है, बिजनेस MBA वो सब होता है, उसमें हम इतना मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन व्हाइल डूइंग बिजनेस। बिजनेस करने में मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान लोगों को इतना बड़ा मार्केट दे दिया, इतना बड़ा मार्केट दे दिया, और लोकलाइज्ड मार्केट से और रिस्ट्रिक्टेड मार्केट से किसान लोगों का मार्केट इतना बड़ा कर दिया कि उनको आज पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाईवेज बनाए, रोड बनाए, ज्यादा से ज्यादा टनल बनाए। वो अटल बिहारी वाजपेयी टनल बनाया रहा लद्दाख में, वो कनेक्ट करता है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कश्मीर में भी टनल बनाए हैं, वो लोकार्पण भी हो चुका है। मतलब वो डेवलपमेंट हो रहा है, जम्मू कश्मीर लद्दाख में सारे जगह डेवलपमेंट हो रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के बारे में सोचा। अरे अभी देखिए कोरोना के टाइम पे रिसेशन है, लेकिन विडो पेंशन नहीं वो जा रहा है, उनको विडो पेंशन मिल रहा है, सीनियर सिटीजन का पेंशन मिल रहा है, और बुजुर्ग लोगों को मिलता है, और हैंडीकैप पेंशन मिल रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, सबको पैसा मिल रहा है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, सब ने मिलकर कोरोना से बहुत अच्छी तरीके से लड़ा है। भाई और बहनों, इतना बोल सकता हूं कि भारत देश के आरोग्य व्यवस्था में इतना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ है, इतना इंप्रूवमेंट हुआ है कि भारत देश 100 करोड़ का देश है भैया। इधर कितना भी बीमार हो जाए लोग, हमारे भारत देश में आज तक कोरोना से मरे हुए लोगों का संख्या है 3 लाख। हमारा देश की जनसंख्या है 130 करोड़। इट्स ऑलमोस्ट वेरी 0.001% का होता है भैया। मैं इतना बोल सकता हूं कि भारत देश में कोरोना के समय में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अच्छी तरीके से निभाया। आज सारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट है, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट है। आप कोई भी आपत्ति आ जाए फ्यूचर में, भविष्य में, भारत देश के आरोग्य व्यवस्था इतना इंप्रूव हो चुका है कि वो भारत देश लोगों की सुरक्षा कर सकता है, आरोग्य व्यवस्था उनको अच्छी करवा सकता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम लाए। वो स्ट्रीट वेंडर्स का पैसा देने का वो कार्यक्रम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाए हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घर घर बिजली पहुंचाए हैं, घर घर गैस पहुंचाए हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज भी 5 लाख रुपया सबको दिया जाता है, BPL कार्ड होल्डर्स को दिया जाता है उनके घर बनाने के लिए। केंद्र सरकार की तरफ से आता है पैसा है। भाई और बहनों, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज भी, जब उन्होंने बोला, उन्होंने स्टेट को दे दिया था, सारे राज्यों को दे दिया था कि वैक्सीनेशन कैंपेन, कोविड का वैक्सीनेशन का आप ही कर दो।
लेकिन इतना टाइम हो गया, वो कुछ ड्राइव नहीं ले रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार ने वापस ले लिया और पूरे भारत में, पूरे विश्व में पहली बार भारत देश में 18 वर्ष से भी ज़्यादा लोगों को मुफ्त में टीकाकरण किया जाएगा भाई। आने वाले दिसंबर के अंदर भारत देश के हर 18 साल से भी ज़्यादा लोगों को ये कोविड का टीकाकरण किया जाएगा, वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा। आज भारत देश में 2 वैक्सीनेशन प्रोडक्शन सेंटर है, मतलब वैक्सीन उत्पत्ति करने वाली कारखाना आज भारत देश में 2 है। आने वाले दिन में 1 महीने में वो 6 हो जाएंगे। उसकी वजह से भारत देश में करीब 30 करोड़ वैक्सीन का उत्पत्ति होगी पर महीना, और उससे हम आने वाले दिसंबर के अंदर भारत देश में 18 साल से भी ज़्यादा लोगों का, वर्ष से भी ज़्यादा लोगों का टीकाकरण हम कंप्लीट कर देंगे भाई और बहनों। मैं इतना बोल सकता हूँ, आज भी हमने करीब 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण भारत देश में हमने कंप्लीट किया। एक दिन जब ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि टीकाकरण 18 वर्ष से भी ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो जाएगा, उस दिन मतलब 20 तारीख 21st ऑफ दिस मंथ, जून के 21वीं तारीख को करीब 86 लाख टीकाकरण हुआ है। वो एक UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पॉपुलेशन है 80 लाख, हमने एक ही दिन में 86 लाख टीकाकरण किया है। मेरे घर की बात है भाई, वो हो जाएगा। कोरोना से हम बहुत सफल तरीके से हम उसका मुकाबला करेंगे और पूरा देश कोरोना मुक्त हो जाएगा आने वाले दिन में। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंप्रूवमेंट लाया, डेवलपमेंट किया है भारत देश में, और पूरे विश्व में आज हम सर उठा के जी रहे हैं, खड़े हुए हैं। इसका मूल कारण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी सबको, अन्य देशों को भी वैक्सीन दिया। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ब्राजील को वैक्सीनेशन दिया, ईरान, इराक, अरब देशों को वैक्सीनेशन दिया, वो बोलने लगे हमारे देश की जनता को वैक्सीन नहीं है, वो दे रहे हैं शशि थरूर जी। और बाद में जब इधर प्रोडक्शन सेंटर चालू हो गया और वैक्सीनेशन प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, वो बोलने लगे अरे पूरे विश्व में भारत का क्या हो जाएगा, आप अन्य देशों को वैक्सीनेशन नहीं दोगे। मैं इतना बोल सकता हूं भाई और बहनों कि भारत देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश का पूरे विश्व में उनका इज्जत को उन्होंने कायम रखा है, और भारत देश में सबको मुफ्त में वैक्सीन देने की एक बहुत बड़ी अच्छी स्कीम उन्होंने लागू किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में भारत देश और ऊंचाई तक जाएगा। देखो भाई और बहनों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किससे बनता है? हमारी इनकम से। हमारी इनकम क्या क्या होता है? एग्रीकल्चर इनकम में। मैं आज भी इतने खुशी से बोल सकता हूं भाई और बहनों कि भारत देश में आज भी 40% का भूमि एग्रीकल्चर के लिए यूटिलाइज होता है, उपयोग होता है। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। पूरे विश्व में किसी देश में ऐसा नहीं होता। और हमारा इनकम कौन सा? जीएसटी आता है, सेस आता है, एक्साइज टैक्स आता है, एक्सपोर्ट टैक्स आता है। इससे हमारा जीएसटी बनता है, हमारा जीडीपी बनता है। कोरोना है, एक्सपोर्टेशन कम हुआ है, इसलिए हमारा जीडीपी कम है। लेकिन पूरे विश्व में इस आपातकाल समय, कोरोना समय में हमने सारे विश्व का हमने विश्वास जीता है। वो आने वाले दिन में हमको जरूर काम आएगा। भारत देश में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा। भारत देश में
रोजगार मिलेगी और भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम लाने की हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से उनका एक रोजगार के लिए जो डिग्री होल्डर्स होते हैं उनको मिनिमम एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम के मुताबिक हर डिग्री होल्डर, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, वो भारतीय होना चाहिए भैया। भारतीय को वो रेम्यूनरेशन मिल जाएगा, करीब 5,000 रुपये एक को वो मिलने का, वो स्कीम का भी वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोच रहे हैं। आने वाले दिन में वो आ सकता है। मतलब भारत देश में अभिवृद्धि के लिए काम हो रहा है। भारत देश अभिवृद्धि के पथ पर चल रहा है। इसका मूल कारण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। अरे देखिए, अभी देखिए फाइनेंस का, आज जब हमारे आदरणीय प्रधान बिफोर 2014 हमारा जो था प्लानिंग कमीशन था, पहले बार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में उसको फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया। प्लानिंग और फाइनेंस कमीशन में ऐसा बहुत सारे डिफरेंसेस है। मैं इतना बोल सकता हूं कि देयर विल बी अ टाइम बाउंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स रहेगा। और कि अभी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्कीम, स्ट्रीट वेंडर्स, वो स्टेट को आया, राज्य में उसका मनी उसको डाइवर्ट करने के लिए उसको करीब 10 वैल्यूड रीजंस बोलना पड़ता है, देना पड़ता है केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार की कोई 1 रुपया भी आप ऐसे ही डाइवर्ट नहीं कर सकते राज्य सरकार के, कोई किसी भी राज्य सरकार के। मैं इतना बोल सकता हूं, केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी है, राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी है, तो वो केंद्र सरकार के जो कोई भी स्कीम्स है वो फास्ट इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा और लोगों का ये डेवलपमेंट वेरी फास्ट हो जाएगा। मैं बोलता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनको चरित्र में उनका नाम सुवर्ण अक्षर में लिखा जाएगा भाई और बहनों। वो एक नेता को याद किया जाएगा चरित्र में कि जिन्होंने भारत देश में धारा 370 हटाई और अयोध्या मंदिर का फल निकाला, फैसला हुआ उनके कालखंड में। ये चारित्रिक निर्णय है। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में, उनके अधिकार अवधि में भारत देश में हुआ। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोविड के समय पर पूरे देश की जनता के साथ जुड़े हैं, आते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं। कॉन्वर्सेशन इज वेरी, मैं एक वीडियो सुन रहा था हमारे अमेरिका के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष ओबामा जी का, वो बोल रहे थे कॉन्वर्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप देखिए हर महीना वो आ रहे हैं, देश की जनता से बात जुड़ रहे हैं, उनका फैसला सुना रहे हैं, उनको अपना काम बता रहे हैं। दिस इज द वे ए लीडर कनेक्ट टू पीपल। ऐसे एक नेता है, वो सार्वजनिक लोगों से मिलता है, उनकी आस्था से मिलता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के 70 साल से जो एजुकेशन था वही हम पढ़ रहे हैं, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, कोई सिलेबस एडिशन डिलीशन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में हमारे इतिहास के ऊपर बड़े बड़े चैप्टर्स लिखे जाएंगे, उसको एडिशन किया जाएगा हमारे सिलेबस में, वो भी ट्रू हिस्ट्री। कभी भी एफिसमेंट पॉलिटिक्स नहीं किया हमारे भारतीय जनता पार्टी वालों ने, हमने कभी भी विंडिक्टिव पॉलिटिक्स नहीं किया, सेलेक्टिव पॉलिटिक्स हमने कभी भी नहीं किया। हमने भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है राष्ट्रहित, राष्ट्रवाद, लोकहित, जनहित। हमने आज भी इतना बोल सकता हूं भाई और बहनों, भारत देश में भारतीय जनता पार्टी हर गांव में झंडा लहराकर हर जन से, हर लोगों से मिल रहा है, उनका आस्था से मिल रहा है, उनका तकलीफों को समझ रहा है, उनको तकलीफों का परिहार निकाल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी हर गांव में लोगों की समस्या परिहार कर रहा है। इसका मूल कारण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी एक सोच है, वो एक सामूहिक शक्ति है, वो जनशक्ति है, वो युक्ति है, वो भक्ति है। वो भारत देश में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने इतना बदलाव लाया।
और भारत देश की सुरक्षा के बारे में सोचा, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो भाई और बहनों। एक नेता है जिन्होंने पहली बार सोचा, वो वास्तवता रूप में सोचा। भारत देश 100 करोड़ का देश है, पूरे विश्व में इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत भारत देश में है, इसलिए उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आतंकवादी हमला को, आतंकवादियों को खत्म कर दिया। वो बहुत बड़ा फैसला है, सबके बोल के किया उन्होंने, कुछ भी किया सबको बोल के किया उन्होंने। वो जनहित में काम करते हैं, राष्ट्रहित में काम करते हैं। वो ओबामा जी बोल रहे थे, नेशनलाइजेशन ऑफ मीडिया, नेशनलाइजेशन ऑफ नेशन। राष्ट्रीयता के ऊपर कोई भी मीडिया हो, राष्ट्रीयता के ऊपर नेशनलाइज होना चाहिए। अरे हमारा देश है भैया, हमको उसके बारे में अच्छा ही बात करना है। हमारे देश के खिलाफ जो बात करेगा हम उसको दंड करेंगे, उसके खिलाफ बात करेंगे। मैं क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय हैं, पैदाइशी में क्षत्रिय। हम देश के लिए अपना सर कटवा सकते हैं तो सर काट भी सकते हैं। हमारा मूल उद्देश्य, जीभ काट लो उन गद्दारों की, वो देश के खिलाफ बात करते हैं, सर काट लो उन गद्दारों की, वो देश में आतंक फैलाना चाहता है। आज करीब 2000 साल हो गए। अरे भैया आप द्वापर युग ले लीजिए, त्रेता युग ले लीजिए। पहला युग था जब शास्त्र को अपने तकलीफ में डाल दिया, दूसरा द्वापर युग में सीता मैया को अपने तकलीफ में डाल दिया। वो हमको इतना बोलता है भैया, शास्त्र ही है एक तरीका, उससे पढ़कर आप शस्त्र को बहुत संभल कर और बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर आप जीत हासिल कर सकते हो। शास्त्र का इंपॉर्टेंस बताता है पहला युग। दूसरा युग बताता है अपनी बेटियों को, मां बेटियों को बचा लो, वो ही आपको श्रेष्ठ है। यत्र नार्यन्ति पूज्यन्ते तत्र देवतः रमन्ते तत्र देवतः, वो बताया हमारे श्री राम जी ने। और त्रेता युग में बता, मैं भाई और बहनों में इतना बोल सकता हूं, त्रेता युग में हमको बताया गया कि जननी जन्मभूमि के लिए महाभारत हुआ, भूमि के झगड़ा के लिए। पांडव लोग थे, कौरव लोग थे, कौरव 100 थे लेकिन वो गलत थे, पांडव 5 थे लेकिन वो सही थे, न्याययुक्त में थे। उनका अंतिम में उनका जीत हासिल हुआ। वेद व्यास जी ने इतना ही बताया कि महाभारत में भूमि की इंपॉर्टेंस बताया गया। जननी जन्मभूमिश्च सर्वादपि गरीयसी बोलते हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान गीता में, भगवद गीता में अर्जुन के लिए। मैं इतना बोल सकता हूँ भाई और बहनों, हमारी जन्मभूमि हमको मां से भी बढ़कर है, हम उसके लिए युद्ध करेंगे। पहला युद्ध था शास्त्र के लिए, दूसरा युद्ध था सीता मैया के लिए, और तीसरा युद्ध था भूमि के लिए। हमको हमारा इतिहास सिखा रहा है और हमारा इतिहास बहुत अच्छा है, हमारा सिद्धांत बहुत अच्छा है, हमारा संस्कृति बहुत अच्छा है भाई और बहनों। हमको सिखाया जाता है, वो सदियों से सिखाते आ रहे हैं। शेयर्ड स्टोरीज, वो ओबामा जी बात करते हैं शेयर्ड स्टोरीज। हमारे शेयर्ड स्टोरीज कितने अच्छे हैं भैया, रामायण है, महाभारत है, एक और शिव जी का लीला के बारे में हम बात करते हैं, वो भी शेयर्ड स्टोरीज है। गणेश जी के लीला के बारे में बात करते हैं, वो भी शेयर्ड स्टोरीज है। उससे हमको क्या मिलता है? उत्तेजना मिलती है, उससे हमको ज्ञान मिलता है, उससे हमको जीवन शैली हमको कैसे बिताना है ये मिलता है भाई और बहनों। हमारा देश भारत एक हिंदू राष्ट्र था, भारत एक हिंदू राष्ट्र है और भारत एक हिंदू राष्ट्र रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अखिल भारत हिंदू विद्यार्थी हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और बजरंग दल के कार्यकर्ता भारत देश में हर गांव में रहेंगे और भारत का सुरक्षा के बारे में सोचेंगे, भारतीयों का सुरक्षा के बारे में सोचेंगे और अखंड भारत में हिंदुत्व प्रज्वलित होगा। यह मेरा वादा है भाई और बहन। भारत देश का इतिहास अच्छा है, हमारे पूर्वज बहुत अच्छे हैं, पुरखे बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने हमको इतना संस्कार दिया, जिन्होंने हमको इतना बड़ा इतिहास दिया।
जिन्होंने हमको इतना बड़ा समृद्ध संस्कृति दिया, हमको उसका पालन करना है भाई और बहनों। आज भी भारत देश में करीब 300 करोड़ से भी ज्यादा भगवान है। भगवान वो शक्ति का रूप होता है। भगवान सबको भला, सबको अच्छा भलाई के बारे में सोचता है। भारत देश के हर गांव में, चाहे वो 10 घर हो, 20 घर हो, 30 घर हो, या 100 घर हो, या 200 घर हो, मिनिमम एक देवालय रहेगा। भारत देश के हर गांव में कनिष्ठ एक देवालय जरूर रहेगा। इसका मतलब है भारत देश में भगवान और देवालय हर जगह पे है, और भारत देश में और हिंदुत्व एक सदृढ़ और शक्तिशाली तरीके से वो भारत देश में ये हो रहा है। हिंदू एक शक्तिशाली तरीके से जीवन शैली बिता रहा है, वो एस्टैब्लिश हो चुका है। भारत देश में हर गांव में आपको देवालय मिलेगा। भारत देश के हर गांव में आपको एक हिंदू देवालय मिलेगा। इसका मतलब है भारत देश के हर गांव में हिंदुत्व है, हिंदुइज्म है, हिंदू लोग हैं। और मेरे को बोल रहे थे, मैसेज कर रहे थे, मतलब नॉर्थ इंडिया में थोड़ा देवालय को हमने नॉर्थ इंडिया में थोड़ा देवालय को हमने स्टॉप कर दिया। अरे भैया, देवालय तो शक्ति का केंद्र होता है, सकारात्मक शक्ति का एक केंद्र होता है। आप उसको कैसे बंद कर दोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना समझ लो भाई और बहनों कि भारत देश के हर भारतीय वो हिंदू की जीवन शैली में जीवन करने की संपूर्ण हक है उसको। वो चाहे सुबह भजन कर सकता है, शाम को भजन कर सकता है, देव का पूजा कर सकता है, वो कर रहा है आज भी। इसका मतलब है भारत देश में हिंदुत्व इतना बुलंद तरीके से है कि भारत देश और ऊंचाई तक जाएगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी में हम इतना बोल सकते हैं भाई और बहनों, हम राम जी के मैं चिकमंगलुरु को गया था, एक इट्स अ डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। उधर हर लोग मेरे को जो मिलते थे, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी, ऐसा ही घोषणा चलता था उधर में। घर घर भगवा आएगा, राम राज्य फिर आएगा, ऐसा चल रहा है अभी पूरे कर्नाटक में, पूरे देश में, भारत देश में हर गांव में ये नारा चल रहा है भैया। भारतीय जनता पार्टी के करीब 16-17 करोड़ मेंबरशिप हुआ है पूरे विश्व में। भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा राष्ट्रीय पक्ष है भारतीय जनता पार्टी। आने वाले दिन में मैं वेस्ट बंगाल गया था, मैं वेस्ट बंगाल के बारे में बोलता हूँ। मैं वेस्ट बंगाल गया था, उधर लोगों का पल्स मैंने समझा है और देखा है। अरे भैया, वेस्ट बंगाल में हमारे स्वामी विवेकानंद जी जन्मे हैं, वेस्ट बंगाल में हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन्मे हैं, वेस्ट बंगाल में सुभाष चंद्र बोस जी जन्मे हैं, उनका जन्म स्थान है। और उधर भारतीय जनता पार्टी को आप शक्ति नहीं है बोलते हो। वेस्ट बंगाल के हर घर में वेस्ट बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को अधिकार में आने की इच्छा रखती है। मैं गया हूं उधर, देखा हूं, इलेक्शन के टाइम में गया हूं, और जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में विचार व्यक्त करता हूं। पोस्ट पोल वायलेंस हो, कुछ भी हो, मैं इतना बोल सकता हूं प्रशांत किशोर जी के बारे में कि ही इज डूइंग अ थिंग व्हिच ही शुड नॉट डू। वो डेमोक्रेसी को खत्म करने के ऊपर तुले है। भैया, आपकी कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक सीट आप वेस्ट बंगाल में नहीं जीत रहे हो, एक सीट आप दिल्ली में इलेक्शन में नहीं जीत रहे हो। राष्ट्रीय पार्टी है, 70 साल ने देश को आपने चलाया, सत्ता में है।
मतलब क्या कर रहे हो? कुछ भी हो जाए भारतीय जनता पार्टी को हम अधिकार से दूर रखते हैं, इसलिए उधर लोकल पार्टीज के ऊपर अलायंस बना देते हैं। हमारे भी जो कोई भी वोटर्स हैं उनको भी उन लोकल पार्टीज को वोट कर दो। हमका मूल उद्देश्य इतना ही है, भारतीय जनता पार्टी को हमको अधिकार से दूर रखना है। ऐसे चलता है क्या देश? वेस्ट बंगाल की जनता पल्स को जानता हूं मैं, वेस्ट बंगाल जा चुका हूं मैं, बोलता हूं उनकी वेस्ट बंगाल की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी अधिकार पर आए और सत्ता चलाए। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में मैं गया हूं उधर, करीब 98 कंस्टिट्यूएंसी में, एमएलए कंस्टिट्यूएंसी में भारतीय जनता पार्टी 50 से 500 वोट्स, 50 से 500 वोट से हारा है भैया। मतलब 50 to 500 वोट्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी 98 कंस्टिट्यूएंसी में हारा है, सेकेंड प्लेस। जो राजनीति करता है, जो राजनीतिक व्यवस्था में है और जो राजनीति समझता है, उसको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी को अधिकार से दूर रखने के लिए ये सब लोगों ने साजिश रचा है और उनको जितवाया। 50 वोट्स इज अ वेरी मिनिमम वोट। एक आदमी करीब 50 एमएलए सीट्स भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 50 वोट से भी कम वोटों से हारा है। 10 वोट, 15 वोट, 20 वोट, 50 वोट, ऐसा। मतलब ये सब भारतीय जनता पार्टी को अधिकार में दूर रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप जितना भी दूर रख लीजिए भाई और बहनों, मैं इतना बोल सकता हूं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नायकत्व में भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में, हर जिला में, हर गांव में, हर तालुक में, हर सिटी में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। आपको समझना चाहिए, जो पॉलिटिक्स में हो, जो पॉलिटिक्स कर रहे हो, आपको समझना चाहिए क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय अखंड भारत में भारतीय जनता पार्टी सुदृढ़ है, शक्तिशाली है। मैं इतना बोल सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी में आप सीट जो आदमी हारने वाला है उसको मत दीजिए, थोड़ा डिस्कस कीजिए। मैं एक मेरा एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं बीदर इलेक्शन था, मेरे को बुलाया गया था सिटी कॉर्पोरेटर इलेक्शन बीदर। मैं गया था उधर, ऑलमोस्ट अबाउट 30 सीट्स का। उसमें थोड़ा मैंने बोला, मतलब 6 रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी थे, उसमें पूरे 6 उन्होंने मादी कम्युनिटी को दे दिया। मैंने पूछा उनको, नहीं सर लोकल। बोले क्या लोकल समझते हो भैया? उधर का जनसंख्या से देखिए, उधर का लोकल लीडरशिप देखिए, उसके मुताबिक देना है। और अंतिम समय पे उन्होंने मेरे को धोखा दे दिया और उधर की जनता को धोखा दे दिया और सिटी कॉर्पोरेशन में 3 सीट जीता है भारतीय जनता पार्टी, बीदर सिटी कॉर्पोरेशन। मैंने जिन व्यक्ति को बोला था 15 लोगों को मैंने बोला था उनको सीट दिया, तो मैं खुद जाके उधर कैनवस करके उनको जिता सकता था। मेरे को पता है, क्योंकि मैं लोगों का पल्स जानता हूं। अरे भैया, जीतने वालों को आप सीट दोगे तो पक्का जीतेगा। हारने वालों को कांग्रेस पार्टी से लेके आको उसको सीट दिया, वो पक्का हारेगा। जीतने की बात होती है भैया। मैं आज राजनीतिक में हूं, मैं इतना समझ सकता हूं कि आप नलिन कुमार कटील जी से मैंने बात की, वो बोल रहे लोकल का कैसा चल रहा है वैसे ही दे देते हैं। ऐसा नहीं है, हमारा राष्ट्र अध्यक्ष है, वो स्टेट प्रेसिडेंट नलिन कुमार कटील जी, उनसे पीए से भी बात किया। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी में ये चुनाव लड़ने के लिए किसको टिकट दे रहे हो, उसके मुताबिक वो आपका जीतने का फैसला होता है। कांग्रेस से लेके आपको उसको सीट दीजिए, वो पक्का हारेगा। और देखिए, वो बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, कलबुर्गी, रायचूर, बीजापुर, देयर आर सम डिस्ट्रिक्ट्स इन कर्नाटका व्हिच इज कॉल्ड एज हैदराबाद कर्नाटका। मैं उधर जा चुका हूं। उधर भारतीय जनता पार्टी सुदृढ़ है, सबल, सशक्त, शक्तिशाली है। आरएसएस शक्तिशाली है, बजरंग दल शक्तिशाली है। उनसे कांटेक्ट रखता हूं मैं, रोज बात होती है मेरे उनसे। और ये भी शक्तिशाली है उधर। अरे भैया, हैदराबाद वो निजाम का इन्फ्लुएंस रहने वाले डिस्ट्रिक्ट्स में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, एबीवीपी, विश्व हिंदू परिषद शक्तिशाली तरीके से काम कर रहा है। इसका मूल कारण हमारे लोग हैं, वड्डे कम्युनिटी के लोग हैं जो वो काम कर रहे हैं। जब एक टाइम था कर्नाटक में, जब वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़कर वो जाते थे, उनको मार दिया जाता था, उनको मार पड़ती थी।
उस समय पर हमारे वर्धे कम्युनिटी के लोग गुलबर्गा हो, कलबुर्गी हो, रायचूर हो, बीदर हो, बीजापुर हो, उधर उन्होंने जाके उधर समावेश करके उधर लोगों को इकट्ठा करके भाषण दे के आए हैं। उस समय पे मैं आप 20 साल पुराना वाला बात कर रहा हूँ, ऐसा चल रहा था, वो करके आए हैं। आज उनको जिला पंचायत इलेक्शन में, तालुक पंचायत इलेक्शन में आप टिकट देने से मुकरा रहे हो, नहीं दे रहे हो, ऐसा चलता है क्या? हमारा बेस है आरएसएस, बजरंग दल, एबीवीपी, विश्व हिंदू परिषद, वो उनको हमको टिकट देना है। आप कांग्रेस से लेके आके टिकट दो, पक्का हारेगा वो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के सच्चा कार्यकर्ता को टिकट दीजिए और सब मिलके उसके जीत के लिए प्रयत्न कीजिए, पक्का भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। आने वाले जिला पंचायत और तालुक पंचायत इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छे प्रभाव है, बहुत सारे सीट जीतेंगे, मैं ये वादा कर सकता हूं, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि भारत देश में लोकल बॉडी इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट जीते और ग्राउंड लेवल से भारतीय जनता पार्टी शक्तिशाली बने। और भारतीय जनता पार्टी एक ही पार्टी है जो सबके भलाई के बारे में सोचता है, गरीब हो। अभी देखिए भाई, डिमोनेटाइजेशन हो गया, किसको फर्क हुआ? जो श्रीमंत थे, जो उद्योगपति थे, उनको फर्क हुआ, गरीब को क्या फर्क हुआ? गरीब के पास कहां रहेगा काला धन? ऐसे उन्होंने भारत देश की आर्थिक व्यवस्था देखिए। अभी 2015 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हमारे भारत देश पूरे विश्व में तीसरा सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था हमारा भारत देश का। इतना सब हो चुका है भाई और बहनों, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कालघट्ट में भारत देश का इकोनॉमी इतना बड़ा है, हमको फैसला लेना पड़ता है। पॉलिसी फॉर्मेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोक्रेसी। सो किया है, और उससे हमने इस कोरोना का आपत्ति काल में दूसरे देशों को हमने, चाहे अमेरिका को हमने ड्रग्स भेजा हो और वैक्सीन भेजा हो दूसरे देशों को, वो हमको जरूर हमको आने वाले दिन में वो अच्छा हमको रिजल्ट आएगा, हमको वेट करना है। मैं इतना बोल सकता हूं कि 2022 में भारत देश की इकोनॉमी मिनिमम 10 होगा और जीडीपी मिनिमम 8 होगा, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट विल हैपन ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months ऑफ 2022। और आप देखो यार भाई और बहनों, याद रखो, इतना तो पक्का होगा, और भारत देश में रोजगार आएगा लोगों को, और भारत देश का और भलाई होगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री वो एक दूरदृष्टि आदमी है, जिन्होंने भारत देश की भलाई के लिए, अखंड भारत की भलाई के लिए बहुत कुछ सोचा है, और वो करेंगे जरूर। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी वो बोल रहे थे नशे के लोगों, ड्रग्स डीलर्स के बारे में, नार्कोटिक ड्रग्स के। अरे भैया, मध्य प्रदेश छोड़ देंगे, नहीं तो हम 10 फीट जमीन के अंदर गाड़ देंगे। मैं इतना बोल सकता हूँ, भारत देश में नशा मुक्त देश बनेगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कालगट्ट में और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। और आने वाले दिन में, आज भी कितने, मैंने न्यूज में देख रहा था इंडिया टुडे और रिपब्लिक टीवी न्यूज में, कि बहुत सारे ड्रग डीलर्स को पकड़ा जा रहा है। मैं इतना बोलता हूं भाई और बहनों, और ये और सीरियसली हम ड्रग डीलर्स को पकड़ेंगे, नार्कोटिक ड्रग डीलर्स को पकड़ेंगे, और भारत देश को नशा मुक्त देश बनाएंगे। ये हमारा वादा है, हम कुछ भी बोलेंगे वो जरूर हम कार्य रूप में लाएंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी एक ही पार्टी है जो अपने घोषणा पत्र में कुछ भी बोलता है उसको कार्य रूप में 100% लाने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, वो जनहित में कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रहित में कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो सबके भलाई के बारे में सोचती है। हमारे सिद्धांत हमको बहुत प्यारे हैं भाइयों बहनों, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे काम किए हैं।
केशव प्रसाद मौर्य जी, मैं उनसे मिल चुका हूँ, मैं उनसे एक बार मिल चुका हूँ, उनसे बात भी होती है और वो मेरे फेसबुक फ्रेंड भी हैं। उत्तर प्रदेश में माफिया लोगों के खिलाफ कार्य रूप करने वाली सरकार है भारतीय जनता पार्टी। मुफ्त में गुंडागर्दी थी भारतीय जनता पार्टी, जो लोग परोल लेके बाहर घूम रहे थे और गलत काम कर रहे थे, उन सबको वापस जेल भेज दिया है भारतीय जनता पार्टी। गुंडागर्दी करने वालों के ऊपर एनकाउंटर किया है, करीब 200 से भी ज्यादा एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में आज तक हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी पुलिस लोगों को हथियार, सबसे महत्वपूर्ण हथियार उनको दिया गया है आज उत्तर प्रदेश की पुलिस वालों को। उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को हमने सुदृढ़ किया है और आने वाले 2022 में आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत से जीतेगी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य वो हमको जीत दिलवाएगी। उत्तर प्रदेश की हर घर में बिजली पहुंची है, उत्तर प्रदेश की हर घर में गैस पहुंची है, उत्तर प्रदेश में रोड बना है, उत्तर प्रदेश के में 8 नए एम्स के मेडिकल कॉलेज बने हैं, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री ओपन हुआ है, उत्तर प्रदेश में नया फिल्म सिटी बन रहा है बॉलीवुड के, उत्तर प्रदेश में और रोजगार मिल रही है जनता को। मैं इतना बोल सकता हूं भाई और बहनों, आज से जो कोई भी उत्तर प्रदेश से जीता उसने उत्तर प्रदेश को धोखा ही दिया है। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, जिन्होंने लोगों को न्याय किया है, उनका हक दिलवाया था। आने वाले चुनाव में स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और एक बार उत्तर प्रदेश में अधिकार में आएगी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से और एक बार सरकार बनेगी। और बिहार के बारे में बोल रहे थे भाई, मैं बिहार जा चुका हूं। बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ओट जी, हमारे वड्डे कम्युनिटी के लोग वो है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ओट जी वड्डे कम्युनिटी के हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का अच्छे कार्यक्रम को कार्य रूप में लाने की 100% कोशिश की है। मैं इतना बोल सकता हूं भाई और बहनों, उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय मैंने गया था बिहार के चुनाव के समय मैंने बिहार को गया था। सिराज पासवान जी, हमारे रामविलास पासवान जी गुजर गए थे। इसके बाद सिराज पासवान जी एक गेम प्ले किया, मेरे को पता है वो गेम क्या है। रामविलास पासवान जी वो एक अच्छे नेता थे, जिन्होंने हर बार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, हर बार सच्चे आदमी का समर्थन दिया है, जिन्होंने हर बार देश की जनता की अभिवृद्धि के ऊपर सोचा है। लेकिन सिराज पासवान जी सारे कंस्टिट्यूएंसी में अपना अभ्यर्थी डाला और भारतीय जनता पार्टी का वोट्स डिवाइड किया और जो आरजेडी थे उनको कांग्रेस का समर्थन मिल गया और वो उतना सीट जीत सके। नहीं तो बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से अधिकार में आ सकता था। और उन्हें सिराज पासवान जी ने 5 एमएलए को जिताया, वो भी एमआईएम पार्टी के जो 5 एमएलए जीते मुस्लिम लीग के, उसका मूल कारण सिराज पासवान जी है। मैं आम कैमरा बोल रहा हूं, मैं जो बोलता हूं उसके ऊपर मेरे को जानकारी रहती है। अरे बिहार में उनका क्या है भैया, एमआईएम का उधर क्या है बेस, आप समर्थन दिया उन्होंने जीता। नहीं तो 7 लोकसभा सीट रामविलास पासवान जी बिहार में जीते थे। आज मैं बहुत खुशी से बोलता हूं कि पशुपति कुमार, जिन्होंने रामविलास पासवान जी के भाई हैं, उन्होंने उस पक्ष का पूरा कंट्रोल लिया है और अब उस पक्ष का कुछ हो सकता है, भलाई हो सकता है। और पशुपति कुमार जी को हमारे
केंद्रीय सरकार में मंत्री बनाने के लिए मेरा समर्थन है, मैं इतना बोल सकता हूँ। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के राज्याध्यक्ष स्वतंत्र सिंह जी भी एक अच्छे नेता हैं, वो हमारे वड्डे कम्युनिटी के हैं, वो भी अच्छे काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और मैं बिहार की जनता को इतना बोल सकता हूं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार और अच्छा काम करेगा। अरे भैया, 70 साल से बिहार में सड़क नहीं बन रहे थे, वो आज बन रहा है भारतीय जनता पार्टी के कालगट में। बिहार में बिजली नहीं पहुंचता था गांव गांव, आज पहुंच रहा है। बिहार में गैस नहीं पहुंचता था गांव गांव, आज पहुंच रहा है। बिहार में जनता को अकाउंट में पैसा नहीं मिल रहा था, आज मिल रहा है। किसान को उसके अकाउंट में पैसा बिहार में मिल रहा है। उसका मूल कारण हमारे भारतीय जनता पार्टी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने इतना सड़क बनाया बिहार में, बिहार की जनता को उनकी हक दिलवाया। और मैं इतना बोल सकता हूं भाई और बहनों, मध्य प्रदेश में करीब 15 साल से भारतीय जनता पार्टी रूलिंग कर रहे हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश में करीब 15 साल से वो सत्ता में हैं। उन्होंने भी बहुत सारे सड़क बनाए, उन्होंने भी रोजगार दिया, उन्होंने भी किसान को पैसा दिया, किसान को लोन दिया, कर्जा माफी किया, और उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को, गरीब लोगों को शिक्षा, मुफ्त शिक्षा के लिए उन्होंने कार्यक्रम लाया, स्कीम लाया। उन्होंने, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश में गरीब लोगों के लिए शिक्षण मुफ्त कर दिया, उनको बुक्स दे दिया, उनको यूनिफॉर्म दे दिया, और लड़कियों को डिग्री तक उनका शिक्षण मुफ्त कर दिया। किसान लोगों की कर्जा माफ कर दिया। अब जाके पूछिए, पूरा मध्य प्रदेश का हर एक गांव में लोग बोलते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी भगवान हैं, जिन्होंने गरीबों के लिए सोचा, गरीबों की भलाई के लिए सोचा, दलित, पिछड़े, किसान लोगों की भलाई के लिए सोचा। मामा जी, शिवराज सिंह चौहान जी को मामा जी बुला जाता है। इज अ वेरी ग्रेट लीडर, बहुत अच्छे सच्चे दिल के राजनीतिक नेता हैं, मैं उनको आदर करता हूं, मैं उनसे नाता रखता हूं, उनको मैं इंस्पायर होता हूं, हर बार उनकी काम को देखता हूं, मैं इंस्पायर होता हूं। वो एक सच्चे दिल के नेता है। मेरा संपूर्ण समर्थन हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को है, और 20 साल वो सत्ता में रहे, भारतीय जनता पार्टी अधिकार में रहे, और लोगों की भलाई और अच्छाई के लिए काम करे, और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आने वाले दिन में और अच्छे तरीके से काम करे। और तेलंगाना में हमारे रिश्तेदार हैं अरविंद धर्मपुरी जी, वो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए लोकसभा मेंबर हैं। मैं जब भी बोलता हूं चुने हुए लोकसभा मेंबर हैं, वो मतलब वो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लोगों से चुनकर आए हुए नेता हैं, और लोगों की अच्छाई के लिए काम करने वाले नेता हैं। इज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, अरविंद धर्मपुरी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं तेलंगाना में, और उनको सोच रहे हैं। देखिए, आज मैं ये बोलता था, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान लोगों के लिए मिनिमम समर्थन मूल्य दिया, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उनके कालगट में क्या होता था, स्ट्राइक करो, नाटक करो, बाद 2-3 बार ये स्ट्राइक का नाटक चला, वो मीडिया में चला, बाद में वो लास्ट ईयर से भी कम मिनिमम सपोर्ट दे दिया, फिर भी हमको मिनिमम सपोर्ट मिल गया, सरकार ने हमारी मांगे पूरे कर दिए, ऐसा चलता था। हमारे ऐसा नहीं है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट मीटिंग बुलवाया, और लास्ट ईयर जितना दिया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम समर्थन मूल्य जितना दिया था, उससे 40% ज्यादा दिया। किसी में लेके मक्का में 40 रुपए ज्यादा हो गया क्विंटल, रागी में 50 रुपए ज्यादा हो गया, राइस में 400 रुपए ज्यादा हो गया। इतना दिया है, वो किसान लोगों की भलाई के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है ये सब। अरविंद धर्मपुरी जी वो सच्चे दिल के नेता हैं, वो तेलंगाना में हर गांव में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की समस्या को समझ रहे हैं और उसका परिहार निकाल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का झंडा तेलंगाना के हर गांव में
वो लहरा रहा है, इसका मूल कारण हमारे नेता, आदरणीय नेता अरविंद धर्मपुरी जी हैं। मैं जब कभी भी बोलता हूँ क्रेडिबिलिटी ऑफ लीडर और एबिलिटी, कैपेबिलिटी ऑफ लीडर के बारे में बात करता हूँ। जो कोई भी राष्ट्रीय पक्ष हो, उसमें क्रेडिबिलिटी ऑफ लीडर और कैपेबिलिटी ऑफ लीडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब वो आदमी जो बोलता है वो कर सकता है, तब जनता उसके ऊपर विश्वास करेगी, आपको वोट डालेगी, और वो विश्वास वोट के रूप में परिवर्तन होगा। अरविंद धर्मपुरी इज द मैन हु कैन ड्रैग यू मास वोटर्स टू भारतीय जनता पार्टी, एंड ही इज डूइंग इट। आज देखिए, कल लास्ट वीक इटाला राजेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन हुए हैं टीआरएस पार्टी से, और भी लोग आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन होंगे, और आने वाले 2023 में आने वाले तेलंगाना चुनाव में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से तेलंगाना राज्य में अपना सरकार बनाएगा। चुनाव एक लोकतांत्रिक पद्धति में सबसे बड़ा उत्सव होता है, उसको सेलिब्रेट करना होता है। आंध्र प्रदेश में भी हमने, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी जी, वो एक अच्छे नेता हैं। उन्होंने हमारे वड्डे कम्युनिटी के लोगों को हर बार भलाई के बारे में सोचा है। पूरे देश में हमारे वड्डे कम्युनिटी का डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बना, वो पहली बार आंध्र प्रदेश में बना। उसका मूल कारण हमारे लोकप्रिय जनप्रिय नेता वाईएस राजशेखर रेड्डी जी हैं, जिन्होंने वो भी वड्डे डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया और 300 करोड़ रुपए उसके ऊपर उसके अंदर रख दिया, और उसके मुताबिक पूरे आंध्र प्रदेश में स्कूल्स बन रहे हैं, समुदाय भवन बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, हॉस्टल्स बन रहे हैं। इसका मूल कारण हमारे मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी जी हैं। वाईएस राजशेखर रेड्डी जी के बेटे वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी, वो भी अच्छे काम कर रहे हैं। मैं गर्व से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिन में आंध्र प्रदेश में भी अच्छा करेगी। कर्नाटक तो अगले 20 साल कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी, और आने वाले चुनाव में 150 से भी ज्यादा एमएलए सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी और स्पष्ट बहुमत से और सुदृढ़ तरीके से और शक्तिशाली तरीके से सत्ता में आएगी। येडियुरप्पा जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छे काम करेंगे। मैं कर्नाटक में रहने वाला हूं और उनका कंस्टिट्यूंसी में रहने वाला हूं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जी के कालखंड में बहुत सारे देवालय का रिनोवेशन हुआ है, बहुत सारे नया देवालय बना है, बहुत सारे अच्छे रोड बने हैं, बहुत सारे KSRTC बस स्टॉप्स हो, गवर्नमेंट बस स्टॉप्स हो, प्राइवेट बस स्टॉप्स हो, रेलवे स्टेशन हो, उसका रिनोवेशन हुआ है, और बहुत अच्छे नए बसेस सरकार की तरफ से छोड़ा है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इंप्रूव हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा, और ट्रेन्स, बहुत सारे ट्रेन्स सरकार की तरफ से छोड़ा है। मतलब नए ट्रेन्स आए हैं, और येडियुरप्पा जी भारत में कर्नाटक में बहुत और अच्छे काम कर चुके हैं और कर रहे हैं, और 2 साल में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री येडियुरप्पा जी और अच्छे काम करेंगे। मैं इतना बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने उनको बहुत नज़दीक तरीके से देखा है, उनका कार्य रूप मैंने सुना है और उनका ऑब्जर्व किया है। वो एक अच्छे नेता है येडियुरप्पा जी। देखिए, लोकतांत्रिक पद्धति में अपवाद आता है, और वो अपवाद मुक्त हो चुके हैं, और उसके बारे में ज्यादा नहीं बात कर सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने सरकार के जमीन ज्यादा से ज्यादा लूटा है। तो चाहे DK शिव कुमार जी हो, चाहे विश्वनाथ जी हो मैसूर के, और कोलार के वो एक स्पीकर थे हमारे, वो रमेश कुमार स्पीकर,
और कोलार के एक्स MP बहुत उन्होंने ज्यादा लूटा है हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हर बार लोकहित में, जनहित में, राष्ट्रहित में काम किया है और लूटने की काम कभी नहीं किया है। और आने वाले दिन में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जी और अच्छे काम करेंगे, जनहित में काम करेंगे, लोकहित में, राष्ट्रहित में काम करेंगे और सबके बारे में सोचेंगे। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी 30 साल पहले एक ही सीट था कर्नाटक में। वीरेंद्र पाटिल जी मुख्यमंत्री थे, तब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी एक ही सीट था। आज 120 सीट हो चुका है भैया। एक सीट से 120 सीट बनाने वाले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जी थे। एक सीट से आप 120 सीट के बनाने में कितना एफर्ट होता है, कितना कोशिश होता है, आप समझ लीजिए। आपने जो राजनीतिक जीवन में रह रहा है, जो राजनीति कर रहा है, उसको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं इतना बोल सकता हूं भाई और बहनों कि येडियुरप्पा जी भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में सुदृढ़ किया है, शक्तिशाली किया है। उसके लिए मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूं। मैं अभिनंदन भी करता हूं कि आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी और अच्छा काम करेगी। केरला में हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन है और अच्छे तरीके से वो आने वाले दिन में वो इम्प्रूव होगा। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी आज इस बार 4 MLA सीट जीता है। आने वाले दिन में वो भी ज़्यादा हो जाएगा। और मुत्तुवेला करुणानिधि स्टालिन जी को मैं ऑब्जर्व करके आया हूँ, मतलब उनके पिताजी करुणानिधि जी को भी उनका बहुत सारे काम को मैं ऑब्जर्व करके आया हूँ। मैं जब पैदा ही नहीं हुआ था, जब उन्होंने बहुत अच्छे मतलब बहुत गरीब उनके लिए उन्होंने काम किया है, उनके बारे में सुना हूँ और पढ़ चुका हूँ। मैं इतना बोल सकता हूँ कि मुत्तुवेला करुणानिधि स्टालिन जी को मेरा संपूर्ण समर्थन रहेगा और वो तमिलनाडु में और अच्छा काम करेंगे। और केरला के मुख्यमंत्री भी पिनराई विजयन भी और अच्छे काम कर रहे हैं, उनको भी मेरा समर्थन है। हमको देखिए, इट इज कॉल्ड एज when it comes to economy, it is unity, trust. Economy thrives on trust. ये बोलते हैं भाई और बहनों। जब हम सत्ता में हैं, हम लड़ेंगे, जब तक चुनाव चलेगा तब तक लड़ेंगे। चुनाव के बाद हम सब अखंड भारत के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचकर हम कार्य लाएंगे। हमको यूनाइटेडली हमको काम करना पड़ता है। जब काम करना है, सो इकोनॉमी थ्राइव्स ऑन ट्रस्ट। और मैं इतना बोल सकता हूं भाइयों और बहनों कि भारत देश में भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अखंड भारत के अभिवृद्धि के लिए कार्य लाएंगे और अच्छे काम करेंगे। मैं इतना बोल सकता हूँ, सेकेंड वेव में ज्यादा कैजुअलिटीज हुए, डेथ्स हुए, इसका मूल कारण इतना ही है। पहले आपका ही है, पूरा विश्व देख रहा है, आपका वीडियो सुना है, यूट्यूब में है, उसमें इतना ही दिखा दिया गया है कि आप ये मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है, हम नहीं लेंगे, ऐसा बोल रहे थे हमारे अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। ऐसे नहीं चलेगा, सबको वैक्सीन लेना है, आपको कोरोना से बचना है। वैक्सीनेशन ही ये वो एक आप उसके वैक्सीनेशन से आप कोरोना से बच सकते हैं। इतना बोल सकता हूं भाई और बहनों। और हमारे वड्डे कम्युनिटी के लोग पूरे देश में हर गांव में हैं। उनको बोला जाता है कि वड्डे कम्युनिटी के लोग बैठे तो चट्टान है, खड़ा हुआ तो पर्वत है। और हम वड्डे कम्युनिटी के लोग भारतीय जनता पार्टी क्षत्रिय है, हम काम से क्षत्रिय है, नाम से वड्डे कम्युनिटी के लोग ये पत्थर के काम करते हैं। और हम वी आर द ट्रेडिशनल बैकर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी। सांप्रदायिक समर्थन देने वाले जात हैं वड्डे कम्युनिटी के लोग भारतीय जनता पार्टी को।
और भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में और बुलंद तरीके से और शक्तिशाली तरीके से हम उसको सुदृढ़ करेंगे और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नायकत्व में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अच्छे काम करेंगे। जय हिंद, बोलो भारत माता की जय, जय गणेश, जय श्री राम, जय शंकर, जय भवानी, जय हिंद। और मैं उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा में तो भारतीय जनता पार्टी है और हमारे जगन्नाथ जी, पुरी जगन्नाथ जी, हम वडे कम्युनिटी के लोग, उनका राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा मीन्स वडल देश उड़ीसा बोला जाता है और हम उड़ीसा में वडे कम्युनिटी के लोग शक्तिशाली हैं, प्रभावी हैं और हमने उड़ीसा में 94% हिंदू है। उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में 94% हिंदू है, 1% मुस्लिम, 1% क्रिश्चियन और 1% जैन, 94% हिंदू है। मतलब हमने हिंदुत्व को हमने कायम किया है। मैं वो ये जब कभी भी वार्निंग जब ऐसा ही बोलता हूँ, भारत देश को वडल देश मत बनाओ, उड़ीसा मत बनाओ, कि भारत देश का पूरा 94% हिंदू हो जाए। उड़ीसा ही एक राज्य में पूरे देश में उसमें 94% हिंदू है और आज भी उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ में 3 टाइम खाना दिया जाता है, करीब 10 लाख लोग खाते हैं और वो उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर 4 लाख स्क्वायर फीट विस्तीर्ण में बना है और उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ 200 फीट लंबा है। उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ में जो झंडा लहराता है वो हर दिन उसको 200 फीट हर दिन उसको चेंज किया जाता है। उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ में वो मटके में वो खाना बनता है और उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ में जो खाना बन रहा है वो 2000 साल से पुराना कैसे बन रहा था वैसे ही बन रहा है। आज भी उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ के प्रसाद में कमी आज तक नहीं हुआ है। भाई और बहन, रथ यात्रा चलते आ रहा है सदियों से, 2000 साल से उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ में रथ यात्रा और पूरे विश्व के लोग आके उधर रथ यात्रा में पात्र लेने वाले वो चल रहा है। अभी नेक्स्ट महीने चल रहा है, रथ यात्रा है पुरी जगन्नाथ में। हमारे पुरी जगन्नाथ जी, श्री कृष्ण भगवान जी, उनके भाई बलभद्र जी, उनके बहन सुभद्रा जी का रथ यात्रा निकलता है पुरी जगन्नाथ में और पूरे विश्व में विख्यात है। पूरे विश्व से लोग उधर आते हैं। मैंने पुरी जगन्नाथ मंदिर के लिए मेरा डोनेशन दिया है, मैंने राम मंदिर के लिए मेरा डोनेशन दिया है। आप भी दे सकते हो, ऑनलाइन है। हम उड़ीसा एक शक्तिशाली राष्ट्र है पूरे देश में। कोरोना की आपत समय में उड़ीसा ने पूरे देश को ऑक्सीजन दिया है, पूरे देश को, मतलब एयरलिफ्ट करके दिया, फ्लाइट में ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन टैंकर्स को फ्लाइट में भेजता था। उड़ीसा ही एक राज्य है जिसने पूरे देश में ऑक्सीजन भेजा है, पूरे देश की जनता के लिए ऑक्सीजन भेजा है कोरोना आपत्ति समय में। और मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि मैं वडे कम्युनिटी का आदमी हूं और वडर देश इज उड़ीसा और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी सुदृढ़ है। हमारे बीजू पटनायक जी, नवीन पटनायक जी, वो अभी करीब 20 साल से उधर मुख्यमंत्री हैं, अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छे काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में शक्तिशाली है और हमारे नवीन पटनायक जी और अच्छे काम करें और वो मैं उनको समर्थन देता हूँ। और मैं इतना बोल सकता हूँ कि जगन्नाथ जी का स्तोत्रों को, उनका ध्यान पूरे भारत देश में हो और भारत देश के हर गांव में, हर जिला में, हर तालुक में जगन्नाथ जी का वो ध्यान किया जाए। जय जगन्नाथ। थैंक यू। सो इतना बोल सकता हूँ। राजस्थान में देखिए भैया, वो राजस्थान में हम शक्तिशाली हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जी को हमें उनसे बात किया हूँ, उनका नंबर भी है, मैंने 2-3 बार उनसे बात किया हूँ। हमारे सेंट्रल मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वाटर रिसोर्सेज का, जल मंडली का मंत्री हैं उन्होंने। उनसे मैं 2-3 बार बात कर चुका हूँ और मैं उनको जानता हूँ, वो और अच्छे काम करेंगे। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी सुदृढ़ है, शक्तिशाली है। वो पद्मावती मूवी आया था, उसमें जिन लोगों को बर्न किया गया था
वो लोग, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो लोग अपने थे, वो लोग टेररिस्ट थे और वो लोग अन्य मत के लोग थे, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी और वोटे कम्युनिटी के लोग राजस्थान में सदृढ़ तरीके से कार्य रूप में नहीं आए हुए होते तो राजस्थान भी आज एक कश्मीर बनता था। इसलिए मैं बोलता हूं भाई और बहनों, हमने किया है। हमारे राज थे राजा भोज, मध्य प्रदेश के राजा भोज, जिन्होंने गजनी मोहम्मद जी जो 17 बार भारत को ऊपर अटैक किया है, उसके बेटे को मारा था क्योंकि उसने हमारा बद्रीनाथ मंदिर के ऊपर हमला किया। हमने भारत देश को मुगल और ये आंग्ल लोगों के हमले से बचाया है और भारत देश में हिंदुत्व को कायम रखा है, हिंदुत्व को बचाया है, हिंदुत्व को फल हमने बहुत सदृढ़ तरीके से हिंदुत्व और हमारे सिद्धांतों को बचाया है, शास्त्र को बचाया है, हमारे लोगों को बचाया है। मैं आज एक न्यूज़ चैनल में पढ़ रहा था, एक आदमी है वड्डे बजवा, वो पाकिस्तान में पिज्जा बिजनेस कर रहा है। मतलब हम सबके भलाई चाहते हैं, सबका विश्वास जीतना चाहते हैं, सबको न्याय मिले ये चाहते हैं। मैं इतना बोल सकता हूं भाई और बहनों कि भारत देश में भारतीय जनता पार्टी और अच्छे काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नायकत्व में और अच्छे काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में सब गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी उनका समस्या को समझकर उनका फल निकालेगा। जय गणेश, जय श्री राम, जय शंकर, जय भवानी, जय हिंद, बोलो भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। थैंक यू।